हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। आपको याद होगा मैंने आई गेस थर्ड या फोर्थ लेक्चर में एक टॉपिक करवाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। उनमें हमने बहुत से फैक्टर पढ़े थे कि सरफेस एरिया या कैटालिस्ट या कंसंट्रेशन। अब आज तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े थे, मेन हमारा फोकस था कि कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होती है। ठीक है, लेकिन उसमें एक और फैक्टर था जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे, वो है टेम्परेचर। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब आज हम उस चीज को समझेंगे बच्चों। ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना जो मैं लिख रहा हूं, अभी सिर्फ समझो। मैं रैंडमली इक्वेशन ले रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है, इससे बने हैं प्रोडक्ट। आपको ये नोट नहीं करना, आपको बस समझना है। मान लो मैं फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका रेट आएगा के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर 1। ये आपको पता है। अब जो कंसंट्रेशन है, अगर इसे चेंज करूंगा तो रेट चेंज होगा, ये तो मुझे पता चल रहा है। ठीक है, रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ही इसका एक मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। सिंपल सी बात। रेट बढ़ाने का क्या तरीका है? या तो कंसंट्रेशन बढ़ा दो। ये हम इतनी क्लासेस से हम कंसंट्रेशन ही पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि के को अगर बदलें, और के कैसे चेंज होगा। के चेंज होगा टेम्परेचर से। ठीक है ना। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक होगा कि कैसे टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाता है, और अगर रेट कांस्टेंट बदल गया तो ऑब्वियसली रेट भी बदल गया। ठीक है, या मैं इसको डायरेक्टली बोलूं कि टेम्परेचर का रेट के साथ क्या रिलेशन है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इतनी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं नोट करना। अभी आप आज का लेक्चर नंबर 8 हेडिंग लिख लीजिए सीधा अपनी नोटबुक पे। लेक्चर नंबर 8 क्या है हेडिंग? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट या फिर रेट कांस्टेंट। यानी कि अगर रेट कांस्टेंट बदलेगा किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। रेट कांस्टेंट बदल गया तो रेट को बदल गया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों? रेट कांस्टेंट इज a exponential to power minus EA by RT। ये है मेरे पास आर्हेनियस इक्वेशन। दोबारा, k इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस EA by RT। इसमें मैं हर एक फैक्टर को समझाता हूं। k हमें पता है, k ऑलरेडी, k क्या है? रेट कांस्टेंट। यहां पे a जो है एक नई टर्म है, ये भी एक्चुअली कांस्टेंट ही होता है। a क्या है? इसके दो तीन नाम है। इसको बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे a के ऊपर, अगर आएंगे तो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, k निकालना होगा या बाकी चीजें। बाकी क्या है देखो, r आपको पता ही है, R वही जो गैस कांस्टेंट होता है। R की वैल्यू कितनी रहेगी? 8.314 जूल पर मोल केल्विन में। ठीक है, R की वैल्यू रहेगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ऊपर मोल पर केल्विन कर लो। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? 0.0821 अगर प्रेशर के यूनिट्स में है, ये आपको पता ही होगा। T क्या है मेरे पास? T है टेम्परेचर, इसको हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ये ऐसा नहीं है ई अलग ए अलग, ये ई के पैर में छोटा सा ए है। ये एक नई चीज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ई ए क्या है? ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी।
और इसके यूनिट्स रखने हैं हमें जाउल पर मोल। ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक नई टर्म है। अभी फिलहाल आज का हमारा टॉपिक इस इक्वेशन को समझना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन बता रही है। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेट कांस्टेंट चेंज होगा, और जैसे ही रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रेट पे उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये आप इक्वेशन लिख लीजिए, रेट कांस्टेंट इज आर्हेनियस कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस EA बाय RT। ये पूरी इक्वेशन है मेरे पास आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसमें टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। ये एक आर्हेनियस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये एक एक्चुअली रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। नोट कर लिया आपने, एक बार नोट कर लीजिए सारे फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे जो आगे वाला कंपोनेंट है ए, उसका एक नाम है आर्हेनियस कांस्टेंट, और जो ये वाला सारा एक्सपोनेंशियल वाला कंपोनेंट है इसका भी एक नाम है, ये भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। अगर मैं इस पूरे कंपोनेंट का, ये सेकंड वाला, इसका क्या नाम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों अभी के लिए आप सारा कुछ एक बार बस लिख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले हम इस इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, फिर बाकी सारी चीजों पे आए। तो इस अभी के लिए इसका सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि ये वाला सारा क्या कंपोनेंट है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी पे भी हम आएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। अभी सिर्फ आप एक बार इक्वेशन को देख लीजिए, नोट कर लिया आपने सारा, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं जिसे हम यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वगैरह को हम नहीं सॉल्व करते। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई e⁻⁻⁻, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पता होगा कि जब भी ऐसे कुछ पावर्स में होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने का सबसे सिंपल, सबसे इजी तरीका होता है कि लॉग ले लो, ठीक है। अब लॉग कौन सा वाला लें, एक तो होता है लॉग बेस 10, एक होता है log बेस e, जिसे ln भी बोलते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है आपको कभी भी क्वेश्चन पे, तो हमेशा कोशिश करो कि इसे log बेस e लो दोनों साइड, क्योंकि log बेस e की वैल्यू 1 होती है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो। तो मैंने क्या किया, टेकिंग log बेस e को ln भी लिखते हैं, आपने बुक्स में करा होगा, आप +2 क्लास में, इतना तो आपको पता है। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड में log ले रहा हूं। कौन सा, ln क्या होता है, log बेस्ड e, ऐसा log जिसका बेस हो e, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ln k आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, ln ऑफ e⁻⁻⁻⁻ है ना। यहाँ पे मैं log की प्रॉपर्टीज यूज करता हूं, ये है मेरा ln k, log c इंटू डी, क्या होता है फॉर्मूला, log c प्लस log d, याद है। तो ये आएगा ln a प्लस ln e⁻⁻⁻⁻, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ln k इज ln a, log की दूसरी प्रॉपर्टी, log के अंदर जो पावर है, पावर आगे आ जाएगी, तो ये सारा -EA/RT आगे आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा EA/RT, ये क्या बचेगा, ln e, इतना बच गया। और log बेस e, ln क्या होता है, log का बेस e, तो बेस भी e है और उसी का log ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा मेरे पास 1। जैसे log 10 भी 1 होता है, वैसे log e भी 1 होता है, क्योंकि log e में बेस e होता है, ठीक है ना, और log 10 में बेस 10 होता है। तो ln e 1 हो गया, क्या बच गया मेरे पास, ln k इज ln a माइनस EA/RT, है ना। ln को log कैसे बनाते हैं बच्चों, याद करो, बिल्कुल सही, 2.303, तो यहाँ पे आ गया 2.303
लॉग के किसके बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। 2.303 डिवाइड कर दिया, लॉग के यहां पे डिवाइड होगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बाय यहां पे डिवाइड हो गया 2.303 आर टी। ये इक्वेशन बच्चों आपको बुक्स में मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आई? ये वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशंस दोनों सेम हैं, लेकिन ये लॉग में थोड़ा इजी रहेगा हमें इसे सॉल्व करना। तो आपको ये इक्वेशन और इसकी बेस इक्वेशन ये दोनों आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, एक्टिवेशन एनर्जी, ये आर गैस कांस्टेंट वाला वैल्यू, टी टेम्परेचर। ठीक है, क्या किया हमने? पहले दोनों साइड लॉग लिया। कौन सा लॉग? लॉग बेस 10 या लॉग बेस ई? लॉग बेस ई, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल था, तो एक्सपोनेंशियल पे लॉग बेस ई 1 बना देगा उसे, है ना। तो लॉग बेस ई लिया दोनों साइड, ये सॉल्व किया, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की, फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन बच गई। ये है हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, वही कंपोनेंट लॉग के आ गया। रेट कांस्टेंट का लॉग ले लो, आर्हेनियस कांस्टेंट का लॉग ले लो, एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, आप एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए। मैं एक्टिवेशन एनर्जी पहले समझाना चाहता था, लेकिन पॉइंट ये कि मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहता कि हम पहले इक्वेशन पढ़े, फिर एक्टिवेशन पे अलग से एक टॉपिक उसको पढ़े, फिर वापस इस इक्वेशन पे आए। तो पहले एक बार इस इक्वेशन की सारी एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, फिर एक्टिवेशन एनर्जी पे आते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या टर्म है जो हमने पहली बार सुनी है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ा हो तो केमिकल बॉन्डिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा कहीं कहीं मैंशनड है, एक आधी बार एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैंशनड है। ठीक है, नोट कर लिया आपने सारा? वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलो, तो हमारे पास हमारी नई इक्वेशन आ रही है, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया। क्या इक्वेशन आई? देखो, लॉग के किसके बराबर? लॉग ए माइनस एक्टिवेशन बाय 2.303 आर टी। ये आ गई मेरी आर्हेनियस की एक्चुअल इक्वेशन जिसे हम यूज करते हैं। अब इसमें से बच्चों ग्राफ भी आता है। ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, फिर भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किस चीज का आता है कि बच्चों लॉग के और 1/t में ग्राफ बनाओ। लॉग के और 1/t में आपको याद है कैसे बनाते थे? जो y है उस जो y एक्सिस पे उसको y फिल कर दो, जो x एक्सिस पे उसको x फिल कर दो, आंसर निकालो। चलो जी निकालते हैं। y एक्सिस पे लॉग के y फिल कर दिया, लॉग ए ही रहेगा, 1/t x बन गया, तो माइनस x एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 आर बना। इसके साथ कंपेयर करेंगे, y इज c प्लस mx। याद है ना आपको? बहुत बार हो गया यार, अब तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कुछ आ रहा है बच्चों? स्लोप कितनी आ रही है? जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप कितनी आ रही है? चेक करो, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बाय 2.303 आर। तो ये आ गई मेरी स्लोप। y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कितना आया? कितना आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सही, log ऑफ a। स्लोप कौन सी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव स्लोप कैसे होती है? डाउनवर्ड्स। याद आ गया सारा कुछ? तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसको बोलो log a, इतनी वैल्यू log a की, नेगेटिव स्लोप, नीचे जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ई ए बाय 2.303 आर। समझ में आया नहीं? पूरा ग्राफ समझ में आया आपको? तो एक बेसिक ग्राफ बन गया लॉग के और 1/t का। अच्छा, लॉग के और t का ग्राफ देते तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता, फिर थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इनवर्सली नहीं, मतलब इतना इजी नहीं बनता, तो आपको लॉग में ही ग्राफ इसका आएगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों एक बार।
कर लिया? पूरा वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सारा नोट कर लो। चलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से लॉग आ गया, ये आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अभी तो हम इस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी नंबर 4, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दी, सॉरी। इक्वेशन क्या थी? log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों जो log a है ना, जो आर्हीनियस कांस्टेंट है, उस पर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन किस पे आएगा? जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर और के पे क्वेश्चन आएगा। आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भाई 500 डिग्री पे इतनी के की वैल्यू है, तो बताओ 700 डिग्री पे के की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अब 700 डिग्री पे के की वैल्यू निकाल ली, फिर रेट निकाल ले, वो फर्दर क्वेश्चन चलता जाएगा। तो बेसिकली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो आएगा दो अलग अलग टेम्परेचर पे, दो अलग अलग के क्वेश्चन, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से दो टेम्परेचर मान लेते हैं, एक T1 और एक T2, और T1 T2 की सॉल्व करके एक जनरल इक्वेशन खुद ही बना लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में अलग से सॉल्व ना करना पड़े। हम अभी एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, मान लो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि एट टेम्परेचर T1 जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। अब मैंने बोला था कि जो A है आर्हीनियस कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर टेम्परेचर T1 है तो भी उसकी वैल्यू A ही रहेगी, अगर टेम्परेचर T2 है तो भी उसकी वैल्यू A ही रहेगी, है ना। तो अगर टेम्परेचर T1 पे K1 है ना, एक्टिवेशन एनर्जी R भी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो क्या बनेगा मेरा क्वेश्चन, देखो। पहले log K1, log A तो log A ही रहेगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R T1। ये मैंने बना ली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मान लो कोई नया टेम्परेचर है T2, उस पे रेट कांस्टेंट बदल गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई K2। मैं मान के चलता हूं कोई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई K2, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? log K2 is log A minus activation by 2.303 R T2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से एक जनरल इक्वेशन बनानी है। मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या फायदा होगा माइनस करने से? log A कट जाएगा। मुझे ए नहीं चाहिए, ए फालतू की चीज है, ए क्यों चाहिए? log A कट गया तो ए कट गया, बाकी पे हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो कैसे करते हैं, कुछ भी कर लो, 2-1 कर लो, जो आपका दिल करता है, 2-1 कर देते हैं। लेफ्ट माइनस लेफ्ट क्या आएगा? log K2 माइनस log K1, और राइट माइनस राइट। अब देखो ये कट गया, दिस ये क्या है? माइनस ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस दिस। तो यहां पे माइनस, उसके पास ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस ई ए बाई 2.303 R T1। पॉइंट समझ में आया? इस पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देता हूं, log C माइनस log D क्या होता है बच्चों? log C बाई D। तो ये बन जाएगा log K2 बाई K1, बन गया। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, माइनस माइनस ये प्लस बन गया, तो प्लस वाला आगे लिख देता हूं, EA बाई 2.303 R T1, ये तो माइनस में ही है, माइनस EA बाई 2.303 R T2। देखो बच्चों साफ दिख रहा है, EA बाई 2.303 R कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा? log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R, अंदर क्या बचा? 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, फाइनल इक्वेशन क्या बनी? log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R, एलसीएम लो T2 T1, तो
यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 बाय, आपस में एलसीएम आ गया T2 इंटू T1। ये बन गई मेरी दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट का आपस में क्या रिलेशन रहेगा। नोट कर लो बच्चों, एक बार पूरा अच्छे से ध्यान से देखो। बस मैंने कुछ नहीं किया, एक टेम्परेचर पे एक रेट कांस्टेंट इक्वेशन बनाई, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरे रेट कांस्टेंट इक्वेशन बनाई, माइनस किया, लॉ की प्रॉपर्टीज लगाई, क्वेश्चन खत्म। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई। नोट कर लो फाइनल इक्वेशन, पूरा प्रोसेस भी आप नोट कर सकते हो। लॉ K2 बाई K1 इज EA बाई 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बाई T2 इंटू T1। T2 T1 दो अलग अलग टेम्परेचर है, K2 K1 दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है। सारा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर है, इसे गैस कांस्टेंट बोलते नहीं एग्जैक्टली। चलो नोट करा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो सारा कुछ। नोट कर लिया, कर दो इरेज। तो अब तक मैंने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में तीन इक्वेशंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। एक तो है K इज ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA बाय RT, सही। एक इसकी लॉग वाली फॉर्म, लॉग K इज लॉग A माइनस EA बाय 2.303 RT, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन दो अलग अलग के लिए, log K2 बाई K1 इज log K2 बाई K1 इज EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T2 इंटू T1। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? सारा कॉन्सेप्ट आपको तीनों अभी तक समझ में आए? चलो अब हम इसमें एक डिफरेंट जो टर्म थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस पोर्शन में से आएगा, ठीक है। आपको दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दे देगा या दो अलग अलग टेम्परेचर दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, एग्जामिनर बोलेगा कि नया रेट कांस्टेंट निकालो। मैं न्यूमेरिकल आपको डीपीपी करके बेटर समझ आएगा। दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दे रखे होंगे, दो अलग अलग रेट दे रखे होंगे, है ना, उससे आपको क्वेश्चन बनेगा, वो आपको डीपीपी में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये तीन इक्वेशंस नोट कर लीजिए। चलो अब हम हमारी इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसका सिंबल है EA। अब ये क्या चीज है? ये एक नई चीज है, ध्यान से सुनो बच्चों। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से ना, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बनेगा। रिएक्शन सबको पता है ना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हमारे पास हवा में इतनी हाइड्रोजन इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हवा में वाटर क्यों नहीं बन रहा इनसे टकराने से? सिंपल सी बात है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में टकराएंगे, हम रिएक्शन लिखते हैं तो वाटर बनेगा। तो हवा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन टकरा के वाटर क्यों नहीं बन रहा? हवा में क्यों नहीं है पानी? फिर सिंपल सी बात है ना। उसका एक छोटा सा रीजन है बच्चों। हर रिएक्शन को होने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, रिएक्टेंट के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो टकराएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मैं दोबारा बता रहा हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टकराए लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना। उसका कारण क्या था? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास एनर्जी कम थी। अब कुछ हर रिएक्शन की अपनी कुछ मिनिमम एनर्जी होती है, जिस मिनिमम एनर्जी, अगर वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास है तो टकरा के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास नहीं है तो वो भले ही 1000 बार टकरा लें, वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात समझ रहे हैं? मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है A और उसे एक B प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब रिएक्टेंट के खुद की भी तो कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि रिएक्टेंट है भाई, उसके पास एटम है, न्यूक्लियर एनर्जी है, कितना कुछ है उसके पास। रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है मान लो 200 जूल, ठीक है।
लेकिन प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि जब रिएक्टेंट के पास 500 जूल होगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन रिएक्टेंट के पास है कितनी, 200 जूल। तो उसे 200 से 500 जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 300 चाहिए। ये 300 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। पॉइंट समझे? रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी है, उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मान लो रिएक्टेंट के पास है 200 जूल एनर्जी और प्रोडक्ट बदलने के लिए उसे चाहिए 1000 जूल, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, उसे एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 800 जूल। जो एक्स्ट्रा चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात समझ रहे हैं? तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बेसिक सी डेफिनेशन देखी जाएगी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट शुड अटेन या शुड ऑब्टेन so that it can be converted to product is known as activation energy। ये आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, बुक में आपको अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, फिर भी अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार लिख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू रिएक्टेंट, that should be provided to reactant so that it can convert to product is known as activation energy। ठीक है, अब मैं इसको एक ग्राफ में या एक डायग्राम में समझाता हूं। तो डायग्राम कैसी है, मेरे पास y एक्सिस है, चलो y एक्सिस है एनर्जी का लेवल, मैं y एक्सिस पे बना देता हूं एनर्जी, और x एक्सिस बता रहा है कि रिएक्शन कहां पे पहुंची, रिएक्टेंट बने हैं या प्रोडक्ट बने हैं। तो मैं लिख देता हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एनर्जी रिएक्टेंट की है और ये एनर्जी प्रोडक्ट की है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से भी कन्वर्ट होने से पहले यहां तक इसके पास एनर्जी आई, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट ने पहले कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करी ताकि उसकी एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी से। इसने अब्सॉर्ब करी तो इसकी एनर्जी यहां पे आ गई। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट से ये एनर्जी बैरियर का कितना डिफरेंस है, इसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात आप समझ रहे हैं? मान लो रिएक्टेंट के बाद 200 जूल थी, उसे प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में 1000 जूल चाहिए था, तो 200 से 1000 का कितना डिफरेंस है, 800 उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये हर रिएक्शन की, हर रिएक्टेंट की कंडीशन पे अपनी अपनी एनर्जी होती है, किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को कम एनर्जी चाहिए। इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो रिएक्टेंट उसको जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी ताकि वो प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी का अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए हाइट कितनी, ये है कितनी, इसका भी एक नाम होता है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, थ्रेशोल्ड क्या, रिएक्टेंट क्या, एक्टिवेशन क्या? सुनो ध्यान से, रिएक्टेंट के पास है 200 जूल, उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए 1000 जूल, तो 1000 जूल होगी उसकी थ्रेशोल्ड। अब उसके पास पहले से तो 200 है ही, तो उसे एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 800, तो 800 होगी उसकी एक्टिवेशन। नहीं समझे? आप बाजार से कुछ लाना चाहते हो, जो बाजार से लाना चाहते हो वो चीज़ है 1500 रुपए की, है ना, तो 1500 हो गई थ्रेशोल्ड। आपकी जेब में 600 रुपए, आपको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 900 चाहिए ना, कैसे भी जुगाड़ोगे कहीं से भी, जो एक्स्ट्रा चाहिए आपको 900 रुपए, वो है एक्टिवेशन। यानी कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ होती है, उसे इस पीक पे पहुंचने के लिए कितनी और देनी पड़ेगी, वो एक्टिवेशन है। और जो पीक की खुद वैल्यू है, 0 से पीक तक की वैल्यू, वो है थ्रेशोल्ड। इतना पॉइंट समझ आया आपको? पक्की बात? ठीक है, अब ये पूरा आपको ग्राफ भी समझ आ गया। रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो सप्लाई करी वो है एक्टिवेशन, एनर्जी सप्लाई करने के बाद वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ना, पहले आप इतना सा ग्राफ बना लीजिए पहले तो एक बार, फटाफट जल्दी स्पीड खींच के। मैं इधर लेफ्ट में दूसरा ग्राफ बनाता हूं।
जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, ये बना लिया आपने ग्राफ। अब मैंने इसके साथ एक और ग्राफ बनाता हूं, आपको बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है भाई, क्या फर्क है, देखो ध्यान से। चलो जी, फिर से मैं ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बना रहा हूं। एनर्जी, नीचे है मेरे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। चलो, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पहले एक बार पीक पे गया, पीक पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्टेंट से पीक तक का डिफरेंस ये है एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों ग्राफ में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो, यहां पे रिएक्टेंट ने पहले इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी, इतनी, देखो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ रही है मतलब वो गेन कर रहा है, इतनी एनर्जी गेन करी। फिर पीक में पहुंचने के बाद प्रोडक्ट बनने के लिए वो रिलीज करता जा रहा है। जब एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब कहां जा रही है, रिलीज हो रही है। तो देखो, इतनी एब्सॉर्ब और इतनी रिलीज, दोबारा से ये बढ़ता गया अब्सॉर्ब कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहां तक आ गया अब्सॉर्ब करके, इतनी अब्सॉर्ब हो गई। रिलीज कितनी हुई, फिर कम होती जा रही है कम होती जा रही है, यहां तक, यहां से यहां तक इतनी एनर्जी रिलीज है, इतनी सी एनर्जी अब्सॉर्ब है। तो इस केस में कौन सी एनर्जी ज्यादा है, चेक करो। रिएक्टेंट एब्सॉर्ब कर गया, यहां तक आ गया, फिर रिलीज करता गया, यहां से रिलीज करनी शुरू करी यहां तक। तो इस केस में आप देखो कि जो रिलीज वाली एनर्जी है वो एब्सॉर्ब वाली एनर्जी से ज्यादा है। दिख रहा है आपको, ये पूरा रिलीज वाला है, हाइट पे जाने के बाद इतना रिलीज किया उसने, ये वाला हाइट पे जाने के लिए इतना, यहां से लेके यहां तक अब्सॉर्ब किया, तो अब्सॉर्ब कम है रिलीज ज्यादा है, अब्सॉर्ब कम है रिलीज ज्यादा है। ठीक है, इस केस में चेक करो क्या है, ये रहा, यहां से पहले यहां तक गया, इतनी उसने अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करता गया एनर्जी बढ़ती गई, यहां तक अब्सॉर्ब करी। अब रिलीज करता गया सिर्फ यहां तक। देखो, ये है रिलीज वाला पार्ट और ये है एब्सॉर्ब वाला पार्ट। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एब्सॉर्ब वाला पार्ट रिलीज वाले पार्ट से ज्यादा है। दिख रहा है ना, ये इतना एब्सॉर्ब किया, फिर इतना सा रिलीज किया, थोड़ा सा रिलीज किया। अब अगर एनर्जी रिलीज वाली एब्सॉर्ब से ज्यादा हो, इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा है, याद करो, छोटी क्लासेस में करते थे एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड, करते थे ना। इसमें रिलीज ज्यादा हो रही है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये ग्राफ हो गया फॉर एक्सोथर्मिक। तो जब रिएक्टेंट वाला ज्यादा हाइट पे रहे प्रोडक्ट से, देखो ये हाइट ज्यादा है, प्रोडक्ट की हाइट कम है, हाइट मतलब एनर्जी लेवल, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो कौन सा है ये, एक्सोथर्मिक। इसमें एब्सॉर्ब हुई ज्यादा, तो कौन सा है ये, एंडोथर्मिक। पॉइंट समझे। तो अगर आपको एग्जामिनर बनाएगा कि यार ऐसे ग्राफ बनाएगा एक ऐसा, बताओ ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको बस देखना है कि रिएक्टेंट यहां तक गया, इतनी अब्सॉर्ब करी और इतनी रिलीज करी, तो रिलीज वाली बहुत ज्यादा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस केस में इतनी अब्सॉर्ब करी और थोड़ी सी रिलीज करी, तो अब्सॉर्ब वाली ज्यादा है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। पॉइंट समझ आया आपको। ठीक है बच्चों, ये आप दोनों ग्राफ फटाफट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, लिख लीजिए साथ में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक व्हाट इज एंडोथर्मिक, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। चलो, नोट कर लिया बच्चों आपने। तो ये हमारा आज का लेक्चर, इस पे मिलेगी जो आपको DPP 4 कल मिलेगी। DPP 4 में आप सारे इस तरह के टॉपिक होंगे, यानी कि रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है टेम्परेचर से। आपको कहेगा जी 400 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट था 2, 500 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट था 3, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट, थर्ड वाली इक्वेशन उठा लो, log K2/K1 वैल्यू, K2 K1 की वैल्यू भर दो, T2 T1 की वैल्यू भर दो, R आपको पता ही है, EA निकाल लो वहां से, है ना। अगर सारा कुछ SI यूनिट्स में रखोगे तो EA आ जाएगा जाउल में, बहुत सिंपल सी बात। अगर आपको पूछे कि सिर्फ K दे दिया, A दे दिया, टेम्परेचर निकालो, log K log A, कोई भी क्वेश्चन आप तीनों में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो थर्ड वाली क्वेश्चन है, log K2/K1 इज EA/2.303 R, T2 - T1 over T2 into T1, वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, ठीक है।
और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। रिएक्टेंट के पास पहले कुछ एनर्जी है, लेकिन उसे प्रोडक्ट करने के लिए जितनी और देनी पड़ेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है ना। हर रिएक्शन की अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने किया था। अभी बच्चों हमारा दो ही इसके टॉपिक्स रह गए हैं, बस दो टॉपिक्स और रह गए हैं। बहुत बेसिक से टॉपिक हैं। एक कोलिजन थ्योरी पे है, एक कैटलिस्ट पे है, और जैसे कि मैंने बताया था एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल से टॉपिक अब बचे हुए हैं जिसे बस पढ़ना है, जो आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपका ये जो हमने किया था आज log K2/K1, वो न्यूमेरिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। ठीक है बच्चों, तो आपने होपफुली सारे नोट्स बनाए होंगे अच्छे से। DPP नंबर 4 आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।